वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से व्हीकल, कौन से एडिटिव जो है वो पेरेंटल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि पेरेंटल प्रोडक्ट में आइसोटोनिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पेरेंटल प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड, अगर वो लिक्विड है तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, इमल्शन के फॉर्म में हो सकता है, या सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म जिसको कि सिंगल डोज या मल्टी डोज के फॉर्म में पैक किया जाता है। और इस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली हो गई व्हीकल और दूसरा हो गया एडिटिव। व्हीकल क्या होता है कि ये जो भी ड्रग है उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो आपका व्हीकल कहलाता है। तो बेसिकली एक्वस और नॉन एक्वस दोनों व्हीकल जो है वो पेरेंटल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं। एक्वस व्हीकल के अंदर सबसे पहला है वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी। ये फ्रिक्वेंटली यूज सॉल्वेंट है जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है इंजेक्शन के, और ये पायरोजन फ्री होता है। लेकिन इसको स्टेराइल करना कोई बहुत मस्ट नहीं होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन को डिस्टिलेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है, और बेसिकली ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और जो कि जिसकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो बाद में होती है। इसको एक टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, टेम्परेचर जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के अबव या बिलो हो, यानी कि ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसमें नहीं हो, क्योंकि इसको ऑलरेडी स्टेराइल नहीं किया जाता है इस वजह से। जब भी ये इसको ओपन किया जाता है उसके 24 आवर्स के अंदर इसको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, और इसको हमेशा जो है स्टोर किया जाता है एक स्टेराइल और पायरोजन फ्री कंटेनर में, ताकि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। सेकेंड जो यूज़ होता है एक्वस व्हीकल के फॉर्म में वो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, यूएसपी। या इसको सिंगल डोज कंटेनर में पैक किया जाता है, लेकिन इसका जो कंटेनर होता है वो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पायरोजन फ्री होता है, और इसमें एक रेंज होती है जिसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन जो कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, डिसाइडेड होती है, जो कि 0.25 यूएसपी एंडोटॉक्सिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो है कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता या एडेड सब्सटेंस नहीं होते हैं। इसको सॉल्वेंट, व्हीकल या डाइल्यूएंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ऑलरेडी स्टेराइल और पैक्ड इंजेक्टेबल मेडिसिन के लिए। ये एसेप्टिकली जो है वो जो भी मेडिकेशन का वायल होता है उसमें ऐड किया जाता है, ताकि उस फॉर्मुलेशन को जो है वो यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी। ये स्टेराइल वाटर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको प्री फिल्ड सिरिंज में जो या फिर वायल्स में पैक किया जाता है, जिसमें कि अबाउट 30 ml ऑफ वाटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंटेनर के ऊपर लेबल ज़रूर होता है ये बताने के लिए कि उसमें कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट है, और ये स्टेराइल व्हीकल के फॉर्म में यूज़ होता है जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होते हैं उनके लिए, और ये न्यूनेट्स में जो है उनको इंजेक्ट करने के लिए एज अ व्हीकल नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी। ये एक स्टेराइल आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का वाटर में, वाटर फॉर इंजेक्शन में। इसमें किसी तरह का कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता, और अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिली इक्विवेलेंट सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है वो पर लीटर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये स्टेराइल व्हीकल के फॉर्म में यूज़ हो सकता है सॉल्यूशन या सस्पेंशन में। इसको एज अ कैथेटर या आईवी लाइन फ्लश के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो फ्लूइड्स है उनको, या फिर जो इंट्रावेनस मेडिकेशन है उनको इन्फ्यूज़ किया जा सके बॉडी में, या फिर लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए ब्लड को विड्रॉ करने में। नेक्स्ट है व्हीकल के फॉर्म में यूज़ होता है बैक्टीरियोस्टैटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी। ये एक स्टेराइल आइसोटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है वाटर फॉर इंजेक्शन में। इसमें जो है एक या कोई सूटेबल एक या एक से ज़्यादा सूटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि जो पैकेट होता है उसके लेवल पे मेंशन होता है कि कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो यूज़ किया गया है। इस सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है एज अ व्हीकल। उस समय जो है जब यूज़ किया जा रहा हो तो उस समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि जो भी उस मेडिसिनल एजेंट में एडेड इंग्रेडिएंट हैं जिनके लिए एज अ व्हीकल यूज़ हो रहा है, उसके साथ जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है।
नेक्स्ट जो है एज अ व्हीकल यूज़ करने वाला जो सॉल्यूशन है वो है रिंगर्स इंजेक्शन यूएसपी। ये एक स्टेराइल सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का वाटर फॉर इंजेक्शन में। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, वो जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल आयंस का कंसंट्रेशन है उसके इक्विवेलेंट होता है। इसको व्हीकल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ड्रग्स के साथ या अलोन ही एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने के लिए, या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो है लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन यूएसपी। इसमें जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है एंड कैल्शियम क्लोराइड है, उसकी क्वांटिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती है और इसके अलावा इसमें सोडियम लैक्टेट भी प्रेजेंट होता है। तो ये था एक्वस व्हीकल जो कि पैरेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अब देखते हैं नॉन एक्वस व्हीकल। तो बेसिकली ये उन इंजेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें जो भी ड्रग ऐड किया जा रहा है उसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है, या फिर वो हाइड्रोलाइज हो जाती है वाटर के प्रेजेंस में, तो उस केस में हम नॉन एक्वस व्हीकल यूज़ करते हैं। जो भी व्हीकल यूज़ किया जा रहा है उसको प्रॉपरली इन स्क्रीन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि ये किसी तरह का सेल्फ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक्शन तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेटिंग है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर्मुलेशंस के उनके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके जो है नॉन एक्वस व्हीकल का सिलेक्शन किया जाता है। नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर आते हैं फिक्स्ड ऑयल, जिसमें कि कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट्स ऑयल, सीशम ऑयल जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज अ व्हीकल। और चूँकि जब इंजेक्शन दिया जाता है इन फिक्स्ड ऑयल को एज अ व्हीकल यूज़ करके, तो जो भी पैरेंटल प्रोडक्ट होता है जिसमें ऑयल यूज़ किए जाते हैं उस ऑयल का नाम जो है उसके लेबल पे मेंशन होता है। जो यूज़ कर सकते हैं वो है वाटर मिक्सेबल सॉल्वेंट, तो ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल या पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो जो ये सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सॉल्युबल होता है, और ये चूँकि सॉल्वेंट जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाती है और जो पैरेंटल प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन से एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मुलेशंस में ऐड किए जाते हैं फार्माकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही स्टेरिलिटी इंश्योर करने के लिए, और ये पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते हैं। मतलब कि जो इरिटेशन होती है या फिर किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट्स है उसको डिक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, तो वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स, बल्किंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट्स, इनर्ट गैसेस, solubilizing एजेंट, प्रोटेक्टेंट और टोनिसिटी एडजस्टर। तो अब इनमें देखते हैं कि अब एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो मल्टी डोज पैरेंटल प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है ताकि एक्सीडेंटली जब उसमें से डोज विड्रॉ हो रही है तो उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो ना हो पाए। ठीक है, इसको सिंगल डोज पैरेंटल प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है जो कि ऑलरेडी जो है वो इनिशियल स्टेज पे स्टेरलाइज नहीं होते उनमें ऐड करते हैं। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ होते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट में वो है बेंजोइकोनियम क्लोराइड 0.01%, बेंजिल अल्कोहल 1.2%, क्लोरोपिटनॉल 0.25 से 0.5%, मेटाक्रेसोल 0.1 से 0.3, ब्यूटाइल पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट 0.015%। ठीक है, ये परसेंट में कंसंट्रेशन है। मिथाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट 0.1 to 0.2%, प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोलेट 0.2%, फिनॉल 0.25 to 0.5%, एंड थिमेरासोल 0.01%। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट्स। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं, खास करके उन पैरेंटल प्रोडक्ट्स के जो ऑक्सीडाइज होते हैं और थ्रू आउट अपने सेल्फ लाइफ जो है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड 0.01 to 0.05%, सिस्टीन जो कि 0.1 to 0.5% होता है, मोनोथायोग्लिसरॉल 0.1 से 1%, सोडियम बाइसल्फाइड 0.1 से
0.1%, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.1 to 1% एंड टोकोफेरॉल 0.05 से 0.5%। थर्ड है बफर। ये बेसिकली ऐड किया जाता है ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि अगर पीएच चेंज होता है उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड हो सकता है। जो बफर सिस्टम होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स का, उसमें या तो वीक बेस होते हैं या फिर वीक बेस के सॉल्ट या फिर वीक एसिड या फिर वीक एसिड के सॉल्ट के साथ, जैसे कि एसिटेट्स 1 to 2%, सिट्रेट 1 to 5%, फॉस्फेट 0.8 to 2%। नेक्स्ट है बल्किंग एजेंट। ये पाउडर फॉर इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ होते हैं, जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से, और इसमें यूज़ करने की वजह से एक एक्सेप्टेबल केक बन जाता है, और फिर वो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। जैसे बल्किंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है लैक्टेट 1 to 8%, मैनिटॉल 1 to 10%, सॉर्बिटॉल 1 to 10%, ग्लाइसिन 1 to 2%। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करता है कि कौन से बल्किंग एजेंट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट। ये बेसिकली ऐड किया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले मेटल कंटामिनेशन के साथ, जैसे कि कॉपर, आयन या फिर जिंक के साथ, जो कि सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और फिर वो उनको इनएक्टिवेट कर दे, जिससे कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, ये सारे जो आयन्स होते हैं उसको कैटेलाइज करते हैं, यानी और बढ़ा देते हैं, तो उसको ये प्रिवेंट कर देता है। ये मेटल कंटामिनेशन जो है वो रबर स्टॉपर, कंटेनर्स या इक्विपमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं उनसे भी आ सकते हैं। और जो वाइडली यूज चिलेटिंग एजेंट है वो है एडिटेड डाई सोडियम डेरिवेटिव, सिट्रिक एसिड और टाइटेरिक एसिड भी जो है वो एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव मेडिकामेंट्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है सोल्युबलाइजिंग एजेंट या फिर सरफेक्टेंट। तो बेसिकली ये यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर इंसॉल्युबल ड्रग है उसको एज अ कोलॉइडल डिस्पोज किया जा सके, जो पाउडर है उसको वेट किया जा सके, या फिर जो सस्पेंशन अगर फॉर्म में है तो उनमें क्रिस्टल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये जो है वो चूँकि इंजेक्शन सिरिंज यूज़ करके दिया जा सकता है, तो उसको उस फॉर्म में जो है वो एक्सेप्टेबल बना सके, या फिर जो स्टेरॉइड्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सके। कॉमनली यूज जो सर्फेक्टेंट या फिर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है वो है इथाइल ग्लाइकोल। ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल बता रही हूँ। 1 to 50%, ग्लिसरीन 1 to 50%, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल 1 to 50%, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 1 to 50%, लेसिथिन 0.5 to 2.0% जो है वो यूज़ किया जाता है। सर्फेक्टेंट के फॉर्म में पॉलीऑक्सीएथिलीन 0.1 to 0.5%, सॉर्बिटल मोनोऑलिएट जो है 0.05 से 0.25% तक जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेंट्स। ये जो है फॉर्मुलेशंस में ऐड किए जाते हैं ताकि कुछ स्ट्रेस की वजह से, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकता है, उसको जो है उससे प्रोटेक्ट करे, या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट, उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर जब प्राइमरी पैकेजिंग होती है उस टाइम पे जो लॉस होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्राइमरली जो है वो प्रोटीन फॉर्मुलेशंस में यूज़ होते हैं, लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस या वैक्सीन्स में। तो प्रोटेक्टेंट्स के एग्जांपल हैं सुक्रोज 2 to 5%, ग्लूकोज 2 to 5%, लैक्टोज 2 to 5%, मैल्टोज 2 to 5% और टेराहेलोज 2 to 5% यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है टोनिसिटी एडजस्टमेंट एजेंट्स। ये जो यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जो उसको जो है उसको आसान बनाने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन के टाइम जो है वो पेन हो सकता है या फिर टिश्यू इरिटेशन होता है, तो टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट जो है उस चीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं। क्योंकि जो नॉन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, पार्टिकुलरली अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में दिए जाते हैं 100 ml से ज़्यादा, तो हेमोलाइसिस हो सकता है, या फिर जो ब्लड सेल्स हैं उनका क्रीनेशन हो सकता है। तो टोनिसिटी एडजस्टमेंट एजेंट्स के एग्जांपल है डेक्सट्रोज 4 to 5%, सोडियम क्लोराइड 0.5 से 0.9%।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो, अगर उसको इंट्रावेनसली दिया जा रहा है या फिर उसके लगभग हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर नॉन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो वो जो है आरबीसी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और हीमोलाइसिस कॉज कर सकता है। हाइपोटोनिक का मतलब है कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड से कम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आरबीसी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है और फाइनली वो बर्स्ट हो जाता है। और हाइपरटोनिक का मतलब है कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड से ज़्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, वाटर जो है वो ब्लड के अंदर से डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाता है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो आइसोटोनिसिटी जो मेंटेन होती है, इसकी वजह से ना इरिटेशन होता है, ना आरबीसी इफेक्ट पड़ता है, और वो अपना जो टोनिसिटी है वो मेंटेन कर पाता है। तो ये था अबाउट आपका जो एडिटिव व्हीकल्स यूज़ होते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट्स में, साथ ही जो भी पैरेंटल प्रोडक्ट है उसका आइसोटोनिक होना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।